हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सर्टेन स्टडी मटेरियल में। और देखिए आज हम बात करेंगे पॉलिटेक्निक थर्ड सेमेस्टर के सब्जेक्ट थर्मल इंजीनियरिंग। और देखिए जो इंजीनियरिंग मटेरियल है ना, जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो आपको यहाँ पर आज टॉपिक कवर होगा। ठीक है, और इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और देखिए ये हमारा ब्रह्मास्त्र लेक्चर है, क्या है बोथ सब्जेक्ट यहाँ पर देखिए जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनको कवर करेंगे। और देखिए एक चीज़ मैं आप लोग को पहले बताया था मैंने, और फिर से मैं बताना चाहता हूँ। ठीक है, कि जो स्टूडेंट अभी तक भी कुछ नहीं पढ़े हैं, ठीक है, वो ओनली फॉर लेक्चर्स मेरे देखिए जो प्रोवाइड किए गए हैं मेरे द्वारा, वो आप देख लीजिए। ठीक है, 100% बैक नहीं लगेगी। ठीक है, तो आप और मार्क्स भी जो होंगे वो अच्छे गेन होंगे, इसलिए आपको वो पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए अब हम चलते हैं सीधा अपने टॉपिक पर। ठीक है, तो जो देखिए टॉपिक क्या है, देखिए ये जो हमारा आज का बॉयलर होगा। ठीक है, बॉयलर। और देखिए ये आपको जितना भी दिख रहा है इसको रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बॉयलर जो है ये आपका जो लॉ ऑफ एफ्लर बॉयलर है। ठीक है, आपका 5 नंबर में ये क्वेश्चन बना है, और 5 नंबर में ये पूछा जाएगा 2022 में। ठीक है, क्योंकि 2014 के बाद देखिए इवन ईयर में है, तो आपका 2022 में भी ये पूछा जाएगा। ठीक है, और उसके बाद देखिए जितने भी हमने इससे रिलेटेड बॉयलर बात हो रही, तो बॉयलर से रिलेटेड मैंने क्वेश्चन बहुत से कराए हैं। ठीक है, जैसे मैंने क्लासिफिकेशन बताया था कि कई बेस्ड पर। ठीक है, क्लासिफिकेशन इसके, और देखिए क्लासिफिकेशन आपका आया था देखिए जो 2015 में। ठीक है, तो इससे भी आप लोग देखेंगे। और देखिए जो मैंने आपको रेसिप्रोकेटिंग मोशन एयर कंप्रेसर बताया था और रोटरी एयर कंप्रेसर बताया था, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने डिफरेंस बताया था। ठीक है, इसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, लेक्चर मेरा प्रोवाइड है, तो उसमें आप जाकर देख सकते हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट लेक्चर हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको आप लोग जरूर देखिएगा। बाकी आप पढ़िएगा कुछ या तो नहीं, क्योंकि देखिए एग्जाम टाइम बहुत कम है। ठीक है, आपको सिलेक्टेड चीज़ ही पढ़नी है, टॉपिक जो आपके कॉमन है। ठीक है, तो देखिए ये आपको जो दिख रहा है ना, इतना आपको याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको ओनली फॉर क्या करना है, देखिए ये जितना भी लिखा है इसको आपको देखना, ज़्यादा वो नहीं है। ठीक है, आप मतलब रटेंगे नहीं, क्योंकि रटेंगे तो आप भूल जाएंगे एग्जाम टाइम में। ठीक है, तो देखिए जो आपको कहेगा कि लॉ एफ्लर बॉयलर की क्रिया विधि को सचित्र वर्णन कीजिए। ठीक है, ओनली फॉर 5 मार्क्स का ये देगा। ठीक है, तो देखिए आपको इस फिगर को बस समझना है, फिगर को माइंड में रखिए, कुछ नहीं है, बस लाइनें आपको खींचनी है। ठीक है, और अगर फिगर ये आपको याद हो गया तो मैं इतना गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आप लोगों को मार्क्स पूरे 5 नंबर दिला कर जाऊँगा। ठीक है, जो इस वीडियो में बन गया वो 100% ही देखिए मार्क्स उसका गेन होगा। देखिए बॉयलर जो है ना, ये आपको फिगर देखना है। ठीक है, फिगर में कौन क्या है, कहाँ क्या है, सब कुछ आप लोग को देखना है। तो देखिए यहाँ पर हमारा ये जो दिख रहा है ना, ये आपको ये देखिए ये आपका क्या है, ये बॉयलर ड्रम है। ठीक है, बॉयलर ड्रम है। और देखिए यहाँ पर आपको भरण जल दिख रहा होगा, और यहाँ पर भरण पंप है जो आपको सर्कुलर दिख रहा है, ओवल टाइप का। ठीक है, शेप का। यहाँ पर देखिए मिथोपियोजक लगा है। मिथोपियोजक क्या क्या मतलब है, इकोनोमाइजर। ठीक है, क्या लगा है, इकोनोमाइजर। ठीक है, तो ये आपका लगा हुआ है, इसको देखिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए, और कैसे बनाएंगे, आपको कुछ नहीं करना है, ओनली पर देखिए यहाँ पर आपको बॉयलर ड्रम बनाना है। बॉयलर ड्रम में यहाँ पर देखिए ये आपका जो बना है ना ट्रायंगल टाइप का, ये आपको बना लेना है। उसके बाद यहाँ से देखिए इस तरह से आप लाइन खींचेंगे, ये आपको एक भाप प्रवाह पंप दिखा देना है। उसके बाद यहाँ से आप ऐसे जाएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी आपको क्या करना है, यहाँ पर रेजिस्टेंस बना देना है एक प्रकार से। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए फिर आप देखिए हॉरिजेंटली जाएंगे, फिर वर्टिकली, फिर यहाँ पर हॉरिजेंटली आप यहाँ पे भी बना देंगे अतितापक जो है। ठीक है, उसके बाद फिर आपको क्या करना है, वर्टिकली जाना है। ठीक है, और इससे देखिए जो लोवेस्ट पॉइंट है यहाँ से भी आपको डायरेक्ट एक लाइन खींच देनी है। ठीक है, ओनली फॉर। उसके बाद देखिए ये जो हमारा यहाँ पर देखिए ये जो आपका ये दोनों तो बन गए, ये दोनों लाइन बन गई हैं। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ से आपको एक पैरेलल लाइन इस डैश डैश करके शो करानी है। ठीक है, और यहाँ से पूरा आप डैश डैश करके शो करा देंगे। उसके बाद ये पूरा डैश डैश करके यहाँ से ऊपर भेज देंगे। ठीक है, और देखिए ये जो यहाँ से ऊपर से जो लाइन जाएगी वो इस प्रकार से आप इसको भेज देंगे। बस बन गया, काम हो गया आपका पूरा कंप्लीट। अब देखिए अब बाकी जो आपको ये सब लिखा हुआ है ना, ये सब जरूर लिख दीजिएगा, ताकि इसी से आपको फिगर याद है। तो इतना 100% गारंटी के साथ आपको बता रहे हैं कि आप लोग याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ समझने की ज़रूरत। समझ लिया आपने तो समझ लीजिए, आप लिख देंगे एग्जाम में। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर ये आप सबको नेमिंग कर देनी है। ठीक है,
देखिए क्या लिखेंगे कि भरण जल जो है, ठीक है, भरण पंप की सहायता से देखिए मितोपियोजक में प्रवेश करता है। मितोपियोजक देखिए यहाँ पर लगा हुआ है, तो भरण जल भरण पंप की सहायता से मितोपियोजक में प्रवेश करता है और मितोपियोजक के द्वारा गर्म जल जो है ये बॉयलर ड्रम में प्रवेश करता है। लिख दिया, इतना लिख दिया, जितना मैंने बताया उसको आप लोग लिख दीजिए, ठीक है। तो उसके बाद देखिए क्या लिखना है, जो संतृप्त भाप है ये देखिए सैचुरेटेड, अब यहाँ पर आ गए, यानी कि अब हम यहाँ पर कहीं जाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमको क्या मिला है, सैचुरेटेड स्टीम मिले, क्या मिल रही है, सैचुरेटेड स्टीम, ठीक है, सैचुरेटेड स्टीम मिल रही है। इस संतृप्त भाप को दो चरणों में विभक्त किया गया है, ठीक है। इस संतृप्त जो भाप है इसके अतितप्त को भाप को देखिए जो सैचुरेटेड भाप है इसको दो चरणों में विभक्त किया गया है, जो कि पहला चरण हमारा विकिरण अतितापक होगा और दूसरा विकिरण अतितापक में प्रवेश करेगा, दूसरे चरण में संवहन अतिव्यापक में प्रवेश करेगा, ठीक है। मतलब समझे आप। तो यहाँ से आपको लिखना है, देखिए फिर मैं लास्ट में एक बार आप लोगों को फिर से रिपीट करा दूंगा, ठीक है। तो संतृप्त देखिए यहाँ से आपको संतृप्त भाप जो है ये आपको दो चरणों में प्रवेश करेगा। पहला चरण में जो रेडिएशन सुपर हीटेड होगा, ठीक है, रेडिएंट सुपर हीटेड होगा, ये देखिए ये आपका रेडिएंट सुपर हीटेड है, तो इसमें प्रवेश करेगा। दूसरे चरण में आपका संवहन यानी कन्वेक्शन सुपर हीटेड में प्रवेश करेगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या लिखना है, देखिए फिर प्राथमिक देखिए जो अतितप्त भाप है ना ये क्या करेगा, देखिए अतितप्त भाप जो है, ठीक है, ये आपका देखिए भाप प्रवाह पंप की सहायता से प्राथमिक चालक को क्या कर देगा, प्राथमिक चालक में प्रवेश करता है, ठीक है। अब देखिए जो टोटल अतितप्त भाप जो है, ठीक है, सुपर हीटेड स्टीम जो है उसका 1/3, ठीक है, यानी यहाँ तक देखिए मतलब 1/3 जो होगा वो इसमें किसमें ट्रांसफ़र हो जाएगा, मतलब देखिए यहाँ तक देखिए जो 1/3 भाग होगा ये प्राथमिक कंडक्टर को मिल जाएगा, ठीक है, यानी प्राइमरी कंडक्टर को भेज देगा। और उसके बाद जो 2/3 भाग बचेगा वो क्या करेगा, देखिए 2/3 भाग है ना, 2/3 भाग को वापस ड्रम में भेज देगा, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस है, समझ रहे हैं आप लोग। वो वापस क्या करेगा, ड्रम में भेज देगा 2/3 भाग को जो शेष बचा हुआ है, ठीक है। अब देखिए जो अगर हमें क्या करना है, जल का वाष्पन करना है तो इसके लिए हम दग्ध गैसों का प्रयोग करते हैं। काम खत्म आपका, जितना मैंने बोला उसको आप लोग लिख दीजिएगा। तो फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूँ, देखिए भरण जल भरण पंप की सहायता से मितोपियोजक में प्रवेश करता है। मितोपियोजक से ये जो इकोनोमाइजर है इससे जो गर्म जल है ये हमारा बॉयलर ड्रम में प्रवेश करता है, इसको वाष्पित ड्रम भी कहते हैं, ठीक है। जब देखिए बॉयलर ड्रम में प्रवेश करता है तो जो संतृप्त भार होता है, ये देखिए संतृप्त भार, इसको अभी भूल जाइए 1 मिनट के लिए। देखिए जो संतृप्त भार है ये 2 चरणों में प्रवेश करता है। प्रथम चरण में विकिरण अतितापक में प्रवेश करता है, दूसरे चरण में संवहन अतितापक में प्रवेश करता है, ठीक है। फिर अतितप्त भाप जो है ये भाप प्रवाह पंप की सहायता से, देखिए जो अतितप्त भाप जो है, ठीक है, ये ठीक है, अतितप्त भाप जो है ये भाप प्रवाह पंप की सहायता से प्राथमिक चालक में प्रवेश करता है। प्राथमिक चालक में देखिए अब इसमें जो कुल उपजे क्या जो टोटल उत्पन्न हुए जो क्या होंगे, देखिए जो टोटल उत्पन्न हुए जो मतलब वो होंगे, ठीक है, जो स्टीम होगा, ठीक है, वो क्या होगा, 1/3 भाग आपको 1/3 भाग यहाँ पर आ जाएगा, 2/3 मतलब प्राथमिक चालक में प्रवेश करेगा और जो भेजा जाएगा, और जो 2/3 बचेगा वो आपका ड्रम में क्या करेगा, वापस लौट जाएगा, ठीक है, मतलब प्रवेश करेगा, ठीक है। तो अब देखिए इतना खत्म हो गया, बस आपको इतना ही लिखना है। या तो आप एक लाइन और लिख सकते हैं कि अगर जल है उसके वाष्पन के लिए दग्ध गैसों का सहायता लेते हैं, ठीक है, प्रयोग किया जाता है। बस आपका खत्म हो गया। यही चीज़ आपको यहाँ पर थ्योरी फॉर्म में लिखी है, आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए ये तो हो गया खत्म। अब आपको कुछ एडवांटेज लिख देने, ठीक है। एडवांटेज में आप क्या लिखेंगे कि जल एवं स्थल दोनों के लिए ये लाभदायक होता है। कौन, जो हमारा लॉ एफ्लर बॉयलर होता है, ठीक है, लॉ एफ्लर बॉयलर। उसके बाद देखिए भाप का तापमान अपने तल पर बना रहता है, मतलब जो उसका टेम्परेचर है वो तल प्लेन पर बना रहेगा। अवसाद जमा नहीं होता है, भार का बदलाव वाष्प निर्माण को प्रभावित मतलब कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, ठीक है। बॉयलर का साइज सुगठित होता है, ठीक है, समझ गए आप लोग, इतना लिख दीजिएगा। अब देखिए बात आती है ईएम में, जो आपको डिफरेंस पूछा जाता है डीएम में, देख लीजिए। फिर अभी आप लोग को थर्मल में फिर से ले चलेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको तो रख लीजिए 100% 5 नंबर में, ठीक है। तो देखिए
एनीलिंग नॉर्मलाइजिंग, ठीक है। एनीलिंग प्रोसेस और नॉर्मलाइजिंग मैंने कई बार बताया है, फिर से मैं एक क्विक रिव्यू दे देता हूँ आप लोगों को कि देखिए एनीलिंग प्रोसेस क्या है। जब हम किसी मेटल को गर्म करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, हीट करते हैं। तो जब हम हीट करते हैं तो उसको हम क्या करें, जो हमारा हीट हुआ है उसको हम बॉयलर देखिए सॉरी फर्नेस में ही उसको ठंडा करने के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है। तो जितनी देर में ठंडा होता है रख कर चले जाते हैं वो वही फर्नेस में, ठीक है, भट्टी में। तो वो हमारा जितनी देर में ठंडा होता है, ठीक है, जितनी भी समय जितना भी लगे, तो वो हमारा कहलाता है एनीलिंग प्रोसेस, जो बॉयलर के अंदर ठंडा करने का प्रोसेस होता है, सॉरी फर्नेस के अंदर, ठीक है, बॉयलर बार बार आ जा रहा, ठीक है। तो जो फर्नेस के अंदर बार बार क्या होता है उसको ठंडा करने के लिए हम यूज करते हैं, तो ये हमारा एनीलिंग प्रोसेस होता है। नॉर्मलाइजिंग क्या है, नॉर्मलाइजिंग जब हम क्या करते हैं, नॉर्मल एयर, कोई मेटल है उसको मैंने हीट किया, हीट करने के बाद हमारा जो नॉर्मल एयर है या कह सकते हैं ये नॉर्मल एयर, देखिए नॉर्मल इन्वायरमेंट, ठीक है, नॉर्मल इन्वायरमेंट, इसमें जब हम ठंडा करते हैं मतलब नॉर्मल टेम्परेचर जो आपका आप चलता है इन्वायरमेंट में, ठीक है, उसमें जब हम ठंडा करते हैं, यानी कह सकते हैं नॉर्मल एयर में हम जब ठंडा करते हैं किसी मेटल को हीट करके, तो हमारा प्रोसेस नॉर्मलाइजिंग कहलाता है, ठीक है। अब आप लोग समझ गए होंगे कि इसको फर्नेस की ज़रूरत पड़ रही है, इसको फर्नेस की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, ठीक है, यानी ये हमारा नेचुरल में हो जा रहा है, नेचुरल यानी इन्वायरमेंट में, ठीक है। आप देखिए तो इसमें जो डिफरेंस होगा वो क्रिएट देखिए आप ऑटोमेटिक कर लीजिए। इसमें धातु, इससे धातु की तन्यता क्या होगी, बढ़ जाएगी, यानी डक्टिलिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। देखिए डक्टिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसमें क्या होगा, इससे जो प्रतिबल होंगे वो दूर हो जाते हैं, ठीक है, जो स्ट्रेस होते हैं वो दूर होते हैं, तथा कणों के साइज में क्या होता है, सुधार होता है। तो समझ रहे हैं आप लोग कि एनीलिंग और नॉर्मलाइजिंग क्या है, मैंने आप लोग बताया है। उसके बाद देखिए आप ये क्या करेंगे, यहाँ पर एक देखिए धातु मशीनिंग क्रियाओं के लिए तैयार हो जाता है। या तो आप देखिए जो आपको इन सब में 5 आपको जो इजी लग रहे हैं उसको आप लोग याद कर लीजिए। देखिए पहला तो आप ये याद कर लीजिए, और दूसरा आप ये याद कर लीजिए, ठीक है, तीसरा आप ये याद कर लीजिए जो कि मैंने बताया वही लिखी हुई है, ठीक है, दूसरा चौथा ये याद कर लीजिए, पाँचवा ये याद कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि देखिए जो अब फर्नेस की ज़रूरत पड़ रही है हमें इसमें, ठीक है, ठंडा करने के लिए मेटल को, तो ये प्रोसेस क्या होगा, ये प्रोसेस महंगा होगा, कॉस्टली होगा और जटिल भी होगा, ठीक है। और देखिए जो इसके ऊपर देखिए, इसके ऊपर देख लीजिए क्या है, शीतलन दर को नियंत्रित कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा भट्टी में होता है तो हम भट्टी को मतलब कंट्रोल में कर सकते हैं। इसमें इसको नियंत्रित नहीं कर सकते हैं क्योंकि नेचुरल है, ठीक है, तो भगवान ही कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए उसके बाद यह क्रिया क्या होती है, सस्ती होती है, ठीक है, और ये सरल भी होती है। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये हमारा हाई कार्बन स्टील के लिए यूज होता है, ये हमारा लो कार्बन स्टील एंड मीडियम कार्बन स्टील दोनों के लिए उपयोगी होता है, ठीक है। अब इसको आप लोग जितना भी हो, ये आपको जितना याद करना हो आप 5 सिर्फ याद कर लेंगे, आपको नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए हम चलते हैं, तो आपको ये प्रोसेस याद रखना है क्योंकि ये प्रोसेस भी है जो ना, जो एनीलिंग और नॉर्मलाइजिंग, ये आपको एग्जाम में मिल सकता है कि इस पर टिप्पणी लिखिए, ठीक है। तो आप लोग लिख देंगे जितना मैंने बताया है उसको ही, ठीक है, आपको रटना नहीं है, ठीक है। जो प्रोसेस मैंने बताया, किसी मेटल को जब हम गर्म करते हैं तो हम उसको भट्टी में ठंडा करने के लिए छोड़ देते हैं, तो इस जो भट्टी में ठंडे होने की प्रक्रिया हमारा एनीलिंग कहलाती है। इसको नॉर्मल एयर में जब गर्म करते हैं, ठीक है, या इन्वायरमेंट में, तो हमारा नॉर्मलाइजिंग कहलाता है, नॉर्मल यानी नॉर्मलाइजिंग, ठीक है, समझ रहे हैं। उसके बाद देखिए हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। देखिए ये भी ईएम का ही है, ठीक है, ऑस्टेम्परिंग और जो मार्टेम्परिंग, ठीक है, इसको आपको क्या मतलब डिफ्रेंशिएट इसमें क्रिएट करना है। तो ऑस्टेम्परिंग मैंने बताया था आप लोग को क्या होता है, ठीक है, टेम्परिंग और ऑस्टेम्परिंग, तो इसे आप लोग देख लीजिएगा वीडियो में जाकर, ठीक है। तो देखिए इस विधि में इस्पात का रूपांतरण समतापी होता है, ठीक है, आइसोथर्मल होता है। इस विधि में इस्पात का रूपांतरण 2 चरणों में सतत होता है, ठीक है, कॉन्टिन्यूस होता है। इस्पात की संरचना बेनाइट की होती है, ठीक है, बेनाइट की होती है, याद रखेंगे। बेनाइट, बेन नाम के एक वैज्ञानिक थे जो कि जर्मन के यूएस के थे, सॉरी, तो उनसे ही ये नाम बनता है बेनाइट, ठीक है। इस्पात की संरचना देखिए, क्योंकि बेनाइट जो है ना, आपको ये ट्रिपल टी डायग्राम भी इसमें ट्रिपल टी डायग्राम में भी ये आपको नाम दिखेगा, मिलेगा, ठीक है। तो इस्पात की संरचना मार्टेनसाइट की होती है। मार्टेनसाइट देखिए क्या है, मार्टेनसाइट देखिए एक फेस है किसकी, स्टील की एक हार्डेंड फेस है, ठीक है, क्या है, हार्डेंड फेस है, ये बहुत ही हार्ड फेस होती है, इसके बाद कोई फेस नहीं होती स्टील की, सबसे ज़्यादा हार्ड यही मार्टेनसाइट ही होती है। इसमें इस्पात के प्रत्येक भाग की संरचना एक जैसी होती है, और इस्पात की सतह देखिए, इसमें क्या होगा, इस्पात की सतह संरचना मार्टेनसाइट की होती है, जबकि अंदर की संरचना ऑस्टेनिक मतलब ऑस्टेनिटिक की होती है, ठीक है।
ऑस्टेनिटिक। उसके बाद देखिए जो फोर्थ है, फोर्थ क्या है, इससे इस्पात में कठोरता के साथ साथ चीमड़पन यानी टफनेस और तन्यता यानी डक्टिलिटी का गुण भी विकसित होता है। इसमें क्या होता है, इस्पात में कठोरता यानी हार्डनेस का गुण विकसित होता है, क्योंकि मार्टेनसाइट बहुत ज़्यादा हार्ड है तो हार्डनेस ही इसमें विकसित होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए जो नेक्स्ट है वो क्या है, देखिए लास्ट टॉपिक बचा हुआ है। ठीक है, लास्ट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है ये एग्ज़ाम में। ठीक है, जितना मैं बता रहा हूँ बस इतना आप लोग पढ़ लीजिए, आपके एग्ज़ाम में जो नंबर होंगे वो बहुत ही अच्छे मिलेंगे। ठीक है, निम्न दाब एवं उच्च दाब बॉयलर में विभेद कीजिए और उदाहरण भी दीजिए। 5 नंबर का पूछा गया था। ठीक है, यानी लो प्रेशर बॉयलर एंड हाई प्रेशर बॉयलर, इनमें क्या करना है, डिफरेंस क्रिएट करना है। डिफरेंस क्रिएट करने पर के बाद इसको एग्जाम्पल भी देना है। ठीक है, तो देखिए क्या, एक तरफ हम लिखते हैं लो प्रेशर बॉयलर, एक तरफ मतलब हाई प्रेशर बॉयलर। ठीक है, अब इसमें से आप 6 से 7 आप लिख देंगे डिफ्रेंशिएट, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो देखिए सिर्फ 125 बार दाब तक का ये क्या करता है, भाप उत्पन्न कर सकता है। ठीक है, इसमें ये कितना करेगा, ये 165 बार तक का मतलब जो दाब है उसको उत्पन्न कर सकता है। इसकी क्षमता है, लिख सकते हैं इसकी क्षमता 125 मतलब या कह सकते हैं इसका दाब 125 बार होता है, इसका दाब 165 बार होता है। ठीक है, ये समानता आर्द्र भाप मतलब उत्पन्न करता है, ये अतितप्त भाप उत्पन्न करता है। ठीक है, उसके थर्ड जो है, भाप उत्पादन क्षमता कम होती है, यानी 9 टन, अगर अप्रॉक्स बात करें तो 9 टन प्रति हावर है, और अधिक इसमें क्या होती है, अधिक होती है, क्योंकि ये 450 टन प्रति हावर है, 1 घंटे में 450 टन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है, जो आपको अच्छा लगे वो आप लोग लिख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट है सकल दक्षता यानी ओवरऑल इफिशियंसी, इसकी अप्रॉक्स 75% तक होती है। इसकी जो ओवरऑल इफिशियंसी होती है, ओवरऑल इफिशियंसी वो कितनी होती है, 90% तक होती है। ठीक है, ये देखिए पांचवा, प्रचालन लागत कम होती है, यानी इसको शुरू करने में लागत कम, यानी ये कॉस्टली नहीं होता है। ठीक है, ये कॉस्टली होता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, लो सही पता चल रहा है, लो प्रेशर यानी कम लागत लगेगी। ठीक है, प्रारंभिक लागत कम होती है और प्रारंभिक लागत अधिक होती है, ये भी आप कह सकते हैं। बड़े संयंत्रों हेतु उपयुक्त नहीं है ये। ठीक है, मतलब जो बड़े हाई लेवल के जो संयंत्र हैं उसके लिए उपयुक्त नहीं है, ये बड़े संयंत्र के लिए उपयोगी है, क्योंकि इसका प्रेशर क्या है, इसका प्रेशर मैक्सिमम है। ठीक है, हाई प्रेशर है। ठीक है, विस्फोट की आशंका अधिक होती है, विस्फोट की आशंका कम होती है। परिवहन, देखिए परिवहन व स्थापन कुछ कठिन होता है और इसका अपेक्षाकृत आसान होता है। परिवहन और कठिन मतलब जो स्थापना है। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ और देख लीजिए, इसका एग्जाम्पल आप तो चाहे तो नीचे लिख सकते हैं और चाहे तो आप यहीं पर लिख दीजिए। ठीक है, देखिए एग्जांपल क्या है, कॉकरेन, जैसे इसके एग्जांपल में लो प्रेशर बॉयलर में कौन कौन आते हैं, कॉकरेन आता है, लंकासार बॉयलर, लोकोमोटिव, कार्निस बॉयलर इत्यादि आते हैं। इसमें कौन कौन सा आता है, बैककॉक और विलकॉक। ठीक है, ला माउंट बॉयलर, बेंसल बॉयलर इत्यादि हमारे क्या होते हैं, ये हाई प्रेशर बॉयलर होते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग को इतना सारा देखिए वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, जो आपको प्रॉब्लम हो वो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं।